अस्सलाम वालेकुम, मैं शासन मैं मोहम्मद आदर है जी। हम 30 रिएक्शन यूट्यूब पे आपका हमारे चैनल के साथ गरान से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो के पर शासन की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फर्स्ट टाइम अ कंट्री हैज डन दिस $100 बिलियन रेमिटेंस टू इंडिया सेज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। देखते हैं पहले वीडियो पे, देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कार्य दुनिया में इससे पहले कभी हुआ ना हो और फिर आपका देश दुनिया को लीड करे, पहला कंट्री बने टू डू दिस, और भारत ने यही करके दिखाया है। पहली बार हमने देखा है कि इतिहास में एक देश ने $100 बिलियन का रेमिटेंस पुल किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक ने प्रोडिक्शन कर दी है कि जो इनके सामने डेटा आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से कुछ ही महीनों में ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि इस साल इंडिया को टोटल $100 बिलियन के रेमिटेंसेस मिलने वाले हैं। 25% हायर देन एफडीआई इनफ्लोस। जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उतने तो रेमिटेंसेस आ रहे हैं हमारे देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन माइग्रेंट्स ने $100 बिलियन भेजे हैं भारत में और पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, इंडिया ऑन ट्रैक फॉर ए रिकॉर्ड $100 बिलियन रेमिटेंस। अब दुनिया भर में ना ये टॉपिक कवर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके रेमिटेंसेस कम हुए हैं, वेरास इंडिया के रेमिटेंस पिछले साल जो $89 बिलियन के आसपास थे, अब ये बढ़ के $100 बिलियन होने वाले हैं। और हाँ, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, मगर रेमिटेंस वो पैसा होता है जो भारत के वर्कर्स भारत से यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोप में जाकर जो पैसा कमाते हैं और वापस भेजते हैं अपने देश में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो $100 बिलियन वापस देश में आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात यह है कि अब ना ये पैसा सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई से नहीं आ रहा। नहीं तो हिस्टोरिकली हमको ये लगता था कि जी इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं तो वही होगा, गल्फ कंट्रीज में काम करेंगे। नहीं, इस बार एक ट्रेंड में चेंज देखा गया है। भारत की निर्भरता गल्फ कंट्रीज पर अब उतनी नहीं रही जितनी एक टाइम पर हुआ करती थी। अब जो रेमिटेंस भारत में आ रहा है ना, ये लो स्किल्ड वर्कर्स का नहीं आ रहा, ये लेबर का नहीं आ रहा कि जी बाहर गए लेबर किया। अब जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है हाई स्किल्ड वर्कर्स का, जो इंडियंस बाहर जाकर बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, मैनेजरियल रोल संभाल रहे हैं। वो जो परसेंटेज है अमाउंट का लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2022 साल भारत के लिए रहेगा यादगार, क्योंकि रेमिटेंस फ्लोज ये $100 बिलियन पहुंच जाएंगे। पिछले साल थे $89 बिलियन और ये एक 12% का उछाल है। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि मेन बात ये रही गई है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बजाय इस बार रेमिटेंसेस आए हैं यूएसए से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कई सालों से इंडिया का टॉप रेमिटेंस सोर्स रहा है, मतलब कि वो देश जहां से इंडियन सबसे ज्यादा पैसा कमाकर वापस लाते हैं भारत में, वहां पर नंबर 1 था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बीट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। 23% रेमिटेंस आने वाला है यूएसए से। तो आप एक बार सोच कर देखो, $23 बिलियन हमारे वर्कर अमेरिका में जाकर वापस इंडिया में लेकर आएंगे। इस सब के अलावा ये भी जान लो कि यूएस ऑफिशियल नहीं कहा था कि 2021 में ना इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड $160 बिलियन था। अगर आप गुड सर्विस दोनों को ऐड कर लो तो यूएस इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है ना एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, स्ट्रेटेजिकली क्या होता है वो अलग बात है, डिफेंस को लेकर क्या होता है वो अलग बात है, मगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लगातार एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता जा रहा है यूएसए का। और इससे एक बात ये भी दिखती है कि इंडिया में आज के समय हम एजुकेशन ऐसी दे रहे हैं हमारे लोगों को कि हमारे लोग अब सीधा यूएस, यूके में जाकर 3-4 साल रहते हैं और लाखों इवन करोड़ों रुपए भी काफी बार इकट्ठा लेके आते हैं हमारे देश में वापस। आप सिर्फ इसी पॉइंट को देख लो कि पिछले 5 साल में ना यूएस, यूके, सिंगापुर से हमारे जो रेमिटेंसेस थे ये 26% से बढ़ के हो गए 36%। वेरएस जो हमारे रेमिटेंस आते थे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान वगैरह से, ये 54 से कम होकर हो गए हैं अब 28% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस। तो ट्रूली ये एक युग का अंत हो रहा है गल्फ कंट्रीज पर। अब हम उतने डिपेंडेंट नहीं है रेमिटेंसेस के लिए जितना एक टाइम पर हुआ करते थे। और इंडिया की जो ये $100 बिलियन वाली अकॉम्प्लिशमेंट है ये स्पेशल इसलिए भी लगती है क्योंकि इंडिया के आसपास के देश आप अगर देखो तो वहां पर बुरे हाल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमको ये बताती है कि जो रेमिटेंसेस बांग्लादेश को मिले हैं ना इस बार, ये $1 बिलियन कम हो चुके हैं। पिछले साल बांग्लादेश को मिले थे $22 बिलियन, इस बार मिले सिर्फ $21 बिलियन। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पिछली बार मिले थे $31 बिलियन, इस बार मिले $29 बिलियन। श्रीलंका का तो देखिए बहुत बुरा हाल है,
पिछले साल इनके पास आए थे 5.5 बिलियन डॉलर्स, इस बार तो 3.6 बिलियन डॉलर्स आए हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग यहाँ पर ऐड करते हैं जी इंडिया के 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस इसलिए हो गए क्योंकि हाल ही में रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है, रुपये की पिटाई हो गई है, रुपये की वैल्यू गिर गई। तो जो लोग अमेरिका में थे, यूएस में थे, उनके पास जो पैसा था उन्होंने कहा कि ये भेज दो इंडिया में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास डॉलर्स में पैसा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपये वीक होता जा रहा है, तो बहुत परफेक्ट टाइम है इंडिया में पैसा वापस भेजने का। अब देखो ये बिल्कुल इंडियन रुपये के साथ हुआ और कुछ हद तक आप कह सकते हो कि इंडियन रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है उसने रोल प्ले किया है 100 बिलियन डॉलर को रीच करने में। मगर पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो अलग पिक्चर दिखती है। इंडियन रुपये से कई गुना ज्यादा गिरा है पाकिस्तान का रुपये। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो थे 31 बिलियन डॉलर पिछले साल, अब गिर के हो चुके हैं 29 बिलियन डॉलर। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों ने अपने देश से बाहर जाकर पैसा कम कमाया है। पैसा इन्होंने ऑलमोस्ट जितना पिछले साल कमाया था उतना ही कमाया है। मगर जो पाकिस्तान की सरकार है, जो इनके यहाँ तंत्र है, उस पर लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अब ना लोग हवाला के जरिए, इलीगल फंड्स के जरिए, मतलब आप कह लीजिए गलत तरीके से वापस पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि अगर सरकारी मेथड से या फिर सरकारी बैंक से पैसा वापस भेजेंगे तो क्या ये पैसा सेव रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, जिस तरीके से आर्मी चीफ पर आरोप लगे, जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने काफी बार आर्मी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। एक बार को जो लोग बाहर बैठे थे पाकिस्तान के, उनको डर लग गया कि जी मार्शल लॉ ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए कई लोगों ने इलीगल तरीके से ही पैसा भेजा है। इसलिए पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं ये 31 बिलियन डॉलर से घटकर 29 बिलियन डॉलर्स हो गए। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो ये जो 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया के भी दिख रहे हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, जो मतलब बैंक्स के जरिए ट्रेसेबल है। जी हाँ, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर सरकार टैक्स भी लगा सकती है। सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा चलो भैया आ गया और लोगों के पास चला गया, हमें क्या। ये जो रेमिटेंस है इसका कुछ परसेंटेज सरकार को भी जाता है टैक्स के रूप में। और अभी आगे बताया जा रहा है कि भविष्य में इंडिया के रेमिटेंसेस 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर भी हो सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है, रुपये की डेप्रिसिएशन अभी माना जा रहा है थोड़ी सी और होगी। रुपये एक बार को 85 का मुखड़ा दिखाकर वापस हो सकता है कि स्ट्रांग हो, मगर 85 के आसपास चला जाएगा, ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। मगर इसकी एक पॉजिटिव साइड आप यही कह लीजिए कि रेमिटेंस लगातार भारत में बढ़ता जाएगा। भारत में जो फैमिलीज है इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। आप यही मान लीजिए लोगों के हाथ में 100 बिलियन डॉलर आ गए। हमारी जो बहुत सारी कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वेरियस और टाइप की कंपनीज हैं, सब लोग देखेंगी कि हमारा कस्टमर स्ट्रांग हो रहा है। इन द फ्यूचर इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और एक बार अगर हम भारत के रेमिटेंसेस को दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट और स्पेशल लगती है, क्योंकि इंडिया के आंकड़ों के आसपास कोई देश नहीं आता। मैक्सिको देख लो 60 बिलियन डॉलर, मगर मैक्सिको याद रखिएगा बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ, तो लगातार आराम से वहां पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो मैक्सिको को बड़ा एडवांटेज है। तब भी आप देख लो कि इंडिया से कितना जरा पीछे है, 40 बिलियन डॉलर पीछे है मैक्सिको। चाइना हमसे 49 बिलियन डॉलर पीछे है। फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 40 बिलियन डॉलर भी क्रॉस नहीं कर पाए। और जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश आराम से पाकिस्तान को सरपास कर देगा रेमिटेंस के मामले में भविष्य में। इवन दो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तो ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी बांग्लादेश के लिए जब ये बीट करेंगे पाकिस्तान को। तो ओवरऑल देखिए ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है, और इससे थोड़ा बहुत आप कह लीजिए रुपये की स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। क्योंकि ये जो रेमिटेंस वाले लोग हैं ये बेसिकली अपना डॉलर मार्केट में बेचकर रुपये परचेज कर रहे होते हैं, तो रुपये की डिमांड भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो हर लिहाज से आप अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट है ये। और फाइनली सिंस आज के समय G20 काफी न्यूज में है, जो G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इंडिया ने अभी अपना जो लोगो है ये डाल दिया है। तो आपको बताना है कि G20 आखिर शुरू कब हुआ था, G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक हिंट मैं आपको ये दे देता हूं कि इंडिया होस्ट करेगा 18th G20 समिट। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1995, 1999, 1985 या फिर 2007 G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे। इंडिया ने बड़ा ये कारनामा किया है और बहुत खुशाइन है भाई इंडिया के लिए। और मेरा ख्याल में हिस्ट्री में पहली मर्तबा कि किसी मुल्क ने इतना ज्यादा रेमिटेंस भेजा, $100 बिलियन यार, थोड़ी सी बात या छोटी सी रकम नहीं है। और मेरे ख्याल एक साल की बात है, एक साल में टोटल देख ले वो अपने मुल्क के लिए कितना कुछ भेजते पैसा। लेकिन ये एक लफ्ज है रुखसार, यहाँ पे लीडर का पता चल जाता है। मैंने तुझे कितनी बार वीडियो में बोला था कि ये लफ्ज देख लो, इमरान खान ने आते ही कहा था जितने पाकिस्तानी बाहर कंट्रियों में काम कर रहे हैं कि आप पैसा भेजिए। अब इमरान खान के दौर में देख लें कितना ज्यादा पैसा आ रहा था, अवाम ने देना शुरू कर। वो वजह क्या थी? अवाम को एक लीडर के ऊपर इत्मीनाद था। अब मोदी साहब है, उनके ऊपर इंडियन अवाम को इत्मीनाद है, हमारा एक ढीला जो है ना वो भी जाया नहीं होगा। तो यही वजह इंडिया का पैसा बढ़ने की, बाहर की कंट्री क्यों आ रहे हैं। हमारे यहाँ भाई कोई यकीन कर रहा है, आप ही बता दें, कोई भी भेज रहा। जिस कंट्री के सरबराह को किसी कंट्री से पैसा मांगने से उधार भी नहीं मिल रहा, तो वो पाकिस्तानी कैसे देंगे? वो देखें कि हालांकि हमारा रुपया जब इमरान खान का दौर था तो उधर उस वक्त मेरा 180 था, ऐसे ही है। अब 226 रुपए मेरा चला गया, मतलब देख लें कि 46 रुपये बढ़ा। तो अब तो पाकिस्तान के रेमिटेंस और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए था, जिनके पास अपना पैसा था उनको भेजना चाहिए, बजाय इसके कम हो गए, कम होने की बजाय ज्यादा होना चाहिए था। ये 2% बढ़ना था। अगर इस कंपैरिजन में देखा जाए कि पाकिस्तान का पैसा बढ़ा है, इंडिया का भी मतलब रुपया गिरा है, पाकिस्तान का भी गिरा है, अगर इस पैरामीटर को देखा जाए तो पाकिस्तान का तो रेमिटेंस अगर 31 था तो 40+ होना चाहिए था, जितना रुपया पाकिस्तान का गिरा है। तो इसके बरक्स पाकिस्तान का कम हुआ है, जिस तरह प्रशांत साहब ने वजह बताई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं है, चोर हुकूमत नहीं कर सकते, चोर हुकूमत है बिल्कुल। और चोर हुकूमत ऐसे बैठी जकड़ी हुई है, हमारे दारों को जैसे पता नहीं। ये जारी बात, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने हैं और अपने जो इलीगल रुपया जो उन्होंने बाहर अपने बैंकों में रखा या पाकिस्तान में रखा हुआ है वो लेकर बाहर जाना है और अपने बाहर कारोबार सेट करने। जब पाकिस्तान डूब जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, उनको कोई गरज नहीं है पाकिस्तान के अवाम से। और भाई वो चीफ साहब बाजवा साहब जो रिटायर हो गए, 450 बिलियन कहाँ गया रुखसार भाई? जो अमेरिका से वो किधर गया वो पता है तुझे? कोई रिपोर्ट मुझे रुखसार दिखा दे भाई, इसका को पता हो वो किधर चला गया। और यार अर्श शरीफ को इसलिए कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, इसका सबूत था। और यार अर्श शरीफ को इसी वजह से शहीद किया गया था क्योंकि वो सवाल उठाता था कि वो कौन था, उसका ये वो कौन वाला सवाल उसकी जरूरत बढ़ गई थी। अच्छा, उन्होंने अर्श शरीफ साहब ने ये कहा था कि जो हमारी मिलिट्री है उसका कोई पॉलिटिकल किरदार नहीं होता, उसका सिर्फ अपने आइन में देखें तो सिर्फ अपनी हदूद की हिफाजत करना है, अपनी सरहदों की हिफाजत करना है। और क्या ये उन्होंने सवाल उठाए थे कि आप जो हमारे वजीर आज़म बनते हैं, सदर बनते हैं, हमारे वजीर मशीर बनते हैं, उनके बारे में लोगों को तोहफ मिलते हैं बाहर से, तो उनका तो आप रिकॉर्ड पूछते हैं। तो कभी जो आर्मी का क्यों नहीं पूछते? आर्मी के जो अदालत का क्यों नहीं पूछते? आज ही कर आर्मी के जर्नल या जो बड़े हैं जो बाहर विजिट करते हैं, उनको जो तोहफ मिलते हैं, उनका रिकॉर्ड कौन पूछेगा कि वो कौन है, किधर गया है? तो इस सवाल ऐसे वो सवाल बनाता था कि उनका कौन करेगा कोर्ट मार्शल, उनका कौन पूछेगा कि वो किधर है, जो बाहर से आपको तोहफ करोड़ों के मिले हैं वो कहाँ है? तो इसी वजह से तो उसकी जुबान खामोश करा दी गई। बिल्कुल, ये हकीकत बात है। और यार तू देख ले इत्मीनाद, जब सैलाब आया था उस वक्त 1 घंटे में देख रहे वो 500 करोड़ रुपया इमरान खान साहब को मिला कि नहीं मिला? 5 अरब रुपया 1 घंटे में मिला, वो भी बाहर की आवाम, जो बाहर पाकिस्तानी है वो भी चंद एक लोगों ने दिए हैं, चंद। तो देख ले, सिर्फ इत्मीनाद है ये। शहबाज शरीफ साहब चाहे 1 दिन की बजाय 1 घंटे की बजाय 1 हफ्ता भी ले लेना तो कोई पैसा नहीं भेजने वाला। ये एतमाद इंडिया पे अवाम जो उनको मोदी साहब पे इत्मीनाद है, तो इसीलिए भाई वो इतना ज्यादा 100 बिलियन उन्होंने भेजा इस साल। तो हमारे लिए तो भाई हमें तो शौक बहुत ज्यादा, मैं सोच के देख के हैरान हूँ भाई, इतना इत्मीनाद, यकीन माने इतना इंडियन को इत्मीनाद है। $100 बिलियन अगर आया है इंडिया में, इधर कितना बन जाएगा? तो इंडिया में $100 बिलियन अगर आया है तो इंडियन को तो फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़नी, जितना पैसा है। तो फिर भी देख ले उनकी टोटल अवाम जो वो काम कर रही, मुल्क की खातर मेहनत कर रहे। और एक जो मजेदारी की बात इधर ये है कि वो ये पैसा आया, ये नहीं कि मजदूरी करते हैं लोग उधर, वो तो उधर लोग कंपनी चलाते हैं, कंपनी अपनी चला रहे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान के लोग ज्यादा क्या करते हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे होते नहीं ज्यादा, अगर जो पढ़े लिखे भी गए हैं ना वो भी भाई उस लेवल पे नहीं हमारे काम कर मजदूरी रहे। वगैरह ही करते हैं। बिल्कुल हाँ, ये है किसी फर्म में कोई मुंशी वगैरह बन गए या कोई चेकर मुंशी बन नहीं, गए या इस तरह, कोई भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो वो नीचे तबके में ही काम कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा अमेरिका में है, चाहे अरब ममालिक में, यूरोप में है। तो इंडियन जो वो तो हम देख रहे हैं, कोई सीईओ है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, वो कोई डॉक्टर बने हुए बैठ जाके, कोई सीईओ बने हैं, कोई इंजीनियर बने हैं, तो उनको पैसे भी तो भाई, भारी इंडियन रकम में डॉक्टर की मिलेंगे। भी बहुत डिमांड है। पाकिस्तान का आपका एमबीबीएस उधर नहीं वैलिड नहीं है, इंडिया का बाहर बुरुने मुल्क एमबीबीएस वैलिड है। वैल्यू है भाई वाकई में, ये फर्क है आपके और ये फर्क जिस दिन मिट जाएगा ना रुखसार, उस दिन हम इंडिया को और सोना ये चांद के मिटने बाद वाला करेंगे। नहीं है। ये जब तक ये दो खानदान मुसल्लत है ना, अल्लाह करे, अल्लाह की लाठी तो बेवाज़े रुखसार, इंशाल्लाह अवाम की मदद से सब कुछ हो सकता है, अल्लाह के हुक्म से और अवाम की मदद से। जिस तरह अब अवाम में कुछ शऊर आया ना, अभी भी मुकम्मल नहीं रुखसार, अभी भी मुकम्मल नहीं, ये तो और चेंजिंग आनी चाहिए, तब जाकर इनको हार होगी तो ये भागेंगे। और रात की वीडियो आपने नहीं देखी, राणा सनाउल्लाह की बेटी भाग रही थी, अच्छा तो उनको एंकर रियाज इमरान साहब ने कहीं देख लिया और अवाम को दिखाना शुरू कर दिया और अवाम ने उसे रोक लिया एयरपोर्ट पे। कितनी ज्यादा बेइज्जती वाली बात है यार, रात के समय वो भाग के जा रही थी। चलो जी, बात मुझसे ये है कि इंडिया के लिए बेस्ट विशेस है, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया एंड इंडियन पीपल के। आपके लोग आपके बाहर कंपनी के मालिक हैं और आप आपने इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने मुल्क में तालीम को तरजीह दी और अपने लोगों को पढ़ाया लिखाया, इसी वजह से आप आज उसका फल खा रहे हैं और खाते रहेंगे। बिल्कुल, और जब तक आप ये करते रहेंगे। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।